नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद और उनकी कविताओं से संबंधित काव्यगत विशेषता के साथ साथ मूल संवेदना पर भी मैं बात करूंगी। तो सर्वप्रथम रूप में जयशंकर प्रसाद जी का परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वह 1889 से 1937 तक माना जाता है, यानी कि जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 यानी कि 22 जनवरी 1937 के आसपास मानी जाती है। दूसरी स्लाइड में बेटा बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में किन किन स्थिति परिस्थितियों के सम्मुख अपने व्यक्तित्व को संवारा और उसे एक नया आयाम दिया। क्योंकि हम जानते हैं जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां, अवसाद, अलगाव हमें घेरे हुए रखते हैं, पर व्यक्ति अगर अपने संघर्ष, अपने द्वंद से बाहर निकलकर अपनी उपलब्धियों या अपनी जीवन यात्रा में जिस जिस पथ पर वह आगे बढ़ता है और उसमें उसको सफलता प्राप्त होती जाती है, तो वह जीवन में एक अनोखा और अनुपम कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ। पिता का नाम देवी प्रसाद जी और वह काशी में तंबाकू, सूंघनी तथा सूती के प्रमुख विक्रेता माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की माता का नाम मुन्नी देवी था। परिवार में अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जब जीवन परिचय देखते हैं तो उनमें अनेक प्रकार की विसंगतियों का जो रूप स्वरूप है वह देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 7वीं में ही उनके पिता का देहांत हो गया। घर चलाने की जिम्मेवारी उनके बड़े भाई पर आन पड़ी। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा में वे क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में उनकी शिक्षा का जो व्यापक रूप है वह अनेक भाषाओं के संबंध में देखा जा सकता है, यानी कि वे अनेक भाषा में उनको दक्षता प्राप्त थी। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का उन्होंने अध्ययन किया। प्रसाद जी को उन दिनों 3 कार्य करने पड़ते थे। पहला व्यायाम, दूसरा पढ़ना और तीसरा दुकान की देखभाल जो उनके पिता द्वारा निर्मित की गई थी। प्रसाद जी की जो मन है वह दुकानदारी में उतना ज्यादा नहीं लगता था। वह दुकान में बैठे बैठे कविताओं का रूप स्वरूप रचते हुए दिखाई देते थे, यानी कि लिखते हुए दिखाई देते थे। जिस भाई के संसर्ग में वह अपना जीवन क्रम आगे बढ़ा रहे थे वह भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। वह भी क्षय रोग के कारण पीड़ित थे और उनकी मृत्यु भी हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने घर परिवार और भाभी भाई भतीजों का ध्यान रखना आरंभ कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से वह अपने 17 वर्ष की आयु में ही प्रसाद जी पर अनेक आपदाओं का जैसे एक पहाड़ ही टूट पड़ा था। गृहस्थी चलाने की जो जिम्मेवारी थी वह आनन फानन में प्रसाद जी के ऊपर आन पड़ी। प्रसाद जी अत्यंत उदार, सरल, मृदुभाषी एवं साहसी स्पष्ट वक्ता थे, यानी कि जो भी कहते थे स्पष्ट कहते थे। किसी तरह का कोई भी लाग लपेट उनकी कविताओं में, उनकी बातों में, उनके व्यक्तित्व में दिखाई नहीं देता। उन्हें साहित्य में जो भी पुरस्कार मिले उन्होंने वे सभी दान कर दिए, कोई भी अपने पास नहीं रखे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, प्रसाद जी जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। उनके घर का वातावरण साहित्य और कला से परिपूर्ण माना जाता है। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कालाधर नाम से ब्रज भाषा में सवैया लिखना आरंभ कर दिया और साहित्य में अपनी एक नई पहचान बनाई। जयशंकर प्रसाद ने वेद, पुराण, साहित्य और
इतिहास, साहित्य, शास्त्र का अत्यंत गंभीर से अध्ययन किया। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में कार्य किया। गद्य और पद्य में जैसे नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में और गद्य की अन्य विधाओं में भी उनका जो रूप स्वरूप है वह उभर कर आता है। उन्होंने अपने जीवन में 27 रचनाएं की। तीसरी स्लाइड में बेटा बताया गया है कि जयशंकर की जो प्रसाद की जो कविता है या रचना है, उनमें किस तरह से उनकी विशेषताओं का रूप स्वरूप उन्होंने अपने काव्य में स्पष्ट किया है। स्वयं प्रथम रूप में हम देखते हैं प्रेम और सौंदर्य का जो रूप है वह उनके काव्य में झलकता हुआ दिखाई देता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत रूप अपनी कविताओं में व्यक्त किया। प्रेम की अभिव्यक्ति का लौकिक रूप कब अलौकिक तक पहुंच जाता था, सहज रूप से पता नहीं चलता था। उनकी कविताओं में समस्त विश्व का प्रेम, सौंदर्य और करुण रूप दिखाई देता था। कवि अपने काव्य में प्रियतम के सौंदर्य के चित्रों को प्रस्तुत करते हुए थकते नहीं थे। यानी कहने का तात्पर्य जो भी प्रेमिका के संदर्भ में या प्रेमी के या प्रियतम के संदर्भ में जितने भी भाव चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए, उनमें उन्हें एक अनुपम महारत हासिल थी और वह इन उपमाओं को देते हुए थकते नहीं थे। उनका सौंदर्य वर्णन करने के लिए वे एक एक सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते थे। उनके काव्य में सौंदर्य का हर रूप, हर स्थान दिखाई देता है। इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रेम में जब हम देखते हैं कि प्रेम अपने साथ अनेक आशा निराशा का भाव लेकर उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। हम बहुत सारे हमने कविताओं में या प्रेम प्रसंग में हमने देखा है कि किस तरह से प्रेम के साथ विरह उसके संसर्ग में प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। प्रेम में विरह का जो व्यापक रूप है वह भी उनके काव्य में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं दुख सुख जैसे जोड़ी के रूप में प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रेम और विरह साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। वेदना का स्वर, प्रसाद ने अपने काव्य में वेदना का स्वर अनेक स्थलों पर बिखेरा है, ये दिखाई देता है। कवि के काव्य में उनकी आप बीती का चित्रण दिखाई देता है, क्योंकि हम ये देखते हैं, हम जानते हैं, ये समझते हैं या हमने प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, क्योंकि जो इंसान जिस तरह का जीवन भोगता है या जिस वातावरण में वह पलता है, बढ़ता है और जितने संघर्षों द्वंद्वों के कारण अपना जीवन जीता है, वह कहीं ना कहीं उसके काव्य में, उसकी कविताओं में, उसकी रचनाओं में साक्षात रूप में दिखाई देता है। तो प्रसाद ने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की विषमताओं और आपदाओं या हम कहें कि विडंबनाओं का सामना किया। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके काव्य में भी यही रूप झलकता हुआ दिखाई देता है। दुख एवं पीड़ा से कवि दुखित और परेशान होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर दुख होता है तो वह दुख एक साथ अनेक आधारों को, अनेक रूपों को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर भी हम अनेक प्रकार के संघर्षों, द्वंद्वों और उसमें जो पीड़ा है, जो हर्ष है, उसका अनुभव साथ साथ करते हुए चलते हैं। तो कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से दुख और सुख के कारण जो रूप उन्होंने भोगा है वही उन्होंने अपने काव्य में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम ये भी देखते हैं कि कवि किस तरह से अपने काव्य में अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों का जो रूप स्वरूप है वह उड़ेलता हुआ दिखाई देता है। प्रगति चित्रण, प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति सब चीजों से त्रस्त या दुखी होता हुआ दिखाई देता है तो वह प्रकृति के आलिंगन में जाकर उसके सुखद रूप को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार व्यक्ति अपने कविताओं के माध्यम से या अनेक रूपों में हम देखते हैं कि अपने भाव उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाता या उससे वह अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि
विपदाओं का सामना करते करते वह व्यक्तित्व में इतनी बुरी तरह से झल्लाहट, कड़वाहट उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है कि सब चीजों से एकदम दुराभाव या दरकिनार होते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रसाद जी ने भी अपनी कविता में प्रकृति का सजीव और मानवीय रूप का चित्रण दिखाई देता है। रहस्य भाव, रहस्य भाव से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि काव्य में कवि ने, जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में अनेक स्थानों पर रहस्य भाव के व्यापक दर्शन देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कवि ने जहां जहां अपनी कविता में अभिव्यक्ति का जो रूप है वह रहस्य के रूप में अभिव्यक्त करते हुए चलते हैं। अगला है इसमें बेटा नारी संवेदना। नारी संवेदना से हमारा तात्पर्य है कि प्रसाद ने अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्री को श्रद्धा का रूप माना है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि छायावादी कवि यानी कि जयशंकर प्रसाद ने नारी के महत्व को अनेक रूपों में स्वीकार किया है, जैसे श्रद्धा के रूप में, सहानुभूति के रूप में, करुणा के रूप में, आदि सभी रूपों में उन्होंने नारी का सशक्त रूप प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उनके दिव्य एवं अलौकिक रूप का जो आधार है वह भी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने में वह सफल हुए हैं। प्रसाद जी ने नारी को दया, ममता, बलिदान, सेवा, समर्पण, त्याग की देवी माना है। राष्ट्रीय भावना, हम देखते हैं कि कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक प्रकार से राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना है उसका बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है अपनी कविता के माध्यम से। राष्ट्र के लिए जयशंकर प्रसाद व्यक्ति के बलिदान और त्याग के अत्यंत पक्षधर माने जाते हैं। उनकी कविताओं में, कहानियों में नारी एवं पुरुष पात्र युद्ध के बिगुल बजाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि राष्ट्रीय भावना के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी कविताओं में, कहानियों में जहां एक और बलिदान, त्याग, समर्पण और सदाचार की भावना है, वहीं दूसरे रूप में राष्ट्रीय प्रेम की भावना का वर्णन भी अत्यंत व्यापक रूप में दिखाई देता है। मानवीय चेतना, मानवीय चेतना से यह हमारा तात्पर्य है कि कवि ने मानवीय संवेदना का जो रूप है, जो जागरूकता है, जो नई अनुभूति है, उसको किस तरह से अपने काव्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रसाद ने सदा मानव का मूल्यांकन गुणों के आधार पर, उसके चरित्र के आधार पर माना है। उन्होंने ऊंच नीच, जाति या पाति के आधार पर जो संकीर्ण सोच है उसके विरुद्ध एक तरह से आवाज उठाई है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण भी उनको खलता हुआ दिखाई देता है और वह सदा से ही इसके विरोधी भी माने जाते हैं। उनकी कहानियों में राजा रानी से लेकर दीन दुखियों तक को स्थान मिला है। उनके लिए मानवता ही सर्वोपरि धर्म माना जाता है। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर है कि कवि ने अनेक स्तरों पर काव्य में जिस तरह की विसंगतियां, विषमताएं या उससे उत्पन्न राष्ट्रीय देश प्रेम, मानवीय मूल्यों के प्रति जो संतरास बढ़ता जा रहा है, उसकी मार्मिक अभिव्यंजना अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे की जो स्लाइड है उनमें मैं उनकी कविताओं का अर्थ बताते हुए उसकी भावना या उसकी संवेदना का रूप स्पष्ट करूंगी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो स्त्री पात्र अलका है उसने गीत के माध्यम से अपने राष्ट्र के, अपने समाज के नागरिकों के मन में देश के प्रति जो भाव जागरूक करने के लिए या उनके मन में चेतना या राष्ट्रीय वीर रूप का जो स्वरूप है वह अभिव्यक्त करने के लिए वह लगातार उन्हें जागरूक करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थ है भारतीय लोग हिमालय की उन चोटियों के समान प्रबुद्ध और शुद्ध
हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे यहाँ के भारतीय लोग हैं वह हिमालय की चोटियों की तरह पूर्ण रूप से खालिश और शुद्ध माने जाते हैं, यानी कि बौद्धिकता के आधार पर भी और शुद्धता के आधार पर भी पवित्र माने जाते हैं। ये एक तरह से उपमा दी जा रही है कि जिस तरह से हिमालय की जो स्वच्छंद और शुद्ध जो चोटियां हैं वह हमें आकर्षित करते हुए दिखाई देती है और उनके प्रति जो हमारा स्वच्छंद प्रेम है वह जागरूक या जगते हुए दिखाई देता है। उसी तरह से हमारे लिए जो दिन रात एक तरह से बॉर्डर पर खड़े रहते हैं भारतीय जो लोग हैं वह भी एक तरह से सशक्त रूप में अपनी वहां पर भूमिका अदा करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वह भी पूर्ण रूप से प्रबुद्ध और शुद्ध है। अर्थात भारतीय सेना हिमाचल की चोटियों के समान विशाल और खालिश है, यानी कि उनमें किसी भी तरह का कोई मिलावटीपन नहीं है। वह किस तरह से देश के लिए समर्पित है, अपने कर्तव्य के लिए समर्पित है, अपने अधिकारों के प्रति एक तरह से आबद्ध है, उसका रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इन वीर सेना को देखकर प्रतीत होता है कि ये कभी भी अपने प्राणों की चिंता नहीं करती, क्योंकि जो वीर है, जो सैनिक है, वह दिन रात देश के हित के लिए हम कहें स्वतंत्र रूप से एक तरह से निष्ठावान रूप से कर्तव्य बद्ध रूप से या कहें कि एक तरह से समर्पण का भाव वह व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें कभी भी अपने प्राणों के प्रति एक तरह से सुरक्षा का भाव वहां पर महसूस नहीं होता। वह अनेक समाज के जो लोग हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग के हो, उनके प्रति वह समर्पित होते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि उसके समक्ष अपनी वीरता का बोध कराती हुई दिखाई देती है। साथ ही पल पल ये एहसास भी दिलाती है कि मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष और दृढ़ निश्चय करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हम जीवन में देखते हैं कि हमारे मन में किस तरह से अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपने लोकचारों के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति या अपने लोक रीतियों के प्रति हम कितने दृढ़ निश्चयी भाव से उसको एक तरह से समर्पित भाव देते हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि हम साधारण जन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां अपना स्वार्थ होता है हम उस ओर करवट लेते हुए दिखाई देते हैं, पर सैनिक अपने दृढ़ निश्चय के भाव से, अपने देश के प्रति समर्पित होने के भाव से अलग अलग रूपों में वह अपने देश प्रेमी होने का संकेत एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए आज हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसमें किस तरह से हमारे देश के जो निवासी हैं या हमारे देश की जो सरकार है या हमारे जो प्रधानमंत्री है वह कितनी पुरजोर रूप से कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाए। और हम ये भी देखते हैं कि वे कितने निरंतर प्रयासों के द्वारा अपने लोगों को वापस लेने के लिए आ रहे हैं, जबकि हम देखते हैं अनेक देश कोई भी इस तरह की गतिविधि हमें करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो देश के प्रति समर्पण या नागरिक के प्रति समर्पण भाव जो सरकार का, जो राजा का और जो कहें कि हर एक व्यक्ति का वैसे होना चाहिए, पर हम देखते हैं कि सैनिक उसमें पूरी तरह से अपनी सशक्त प्रबल शक्ति के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे इसमें पहरे में बताया गया है, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, आराती सैन्य सिंधु में सुवाग्नि, परवीर हो जयी जनो बढ़े चलो बढ़े चलो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा
कि किस तरह से हम देखते हैं कि जो पात्र अलका है वह निरंतर सैनिकों को बोध कराते हुए चल रही है कि वह जीवन में कभी भी, हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी निराशाओं का, विषमताओं का एक तरह से मुंह देखना पड़ता है, पर जो सैनिक है वह अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जीवन में परेशानियां तो सबके समान रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है, पर वीर सैनिक सभी परेशानियों के समाधान या दृढ़ भाव से आगे बढ़ने के लिए अपने कर्तव्य का बोध करते हुए चलते हैं। तो वीर सैनिकों के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, यानी कि बाधाएं हमारे जीवन में किस तरह से कई बार अवरोध उत्पन्न करती है, पर व्यक्ति अगर उस अवरोध में रुकता हुआ दिखाई देता है, थकता दिखाई देता है, तो वह जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। पर सैनिक मार्ग में जो अनेक बाधाएं आती है वह तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, पर तुम अपने दृढ़ भाव से आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि हमें जो शिष्टाचार के, जो हमें नैतिक मूल्य दिए गए हैं या हमें जो मानवीय मूल्य बताए गए हैं, उसमें व्यक्ति को हर एक स्थिति परिस्थिति में अपने ऊपर काबू या अंकुश लगाते हुए अपने जीवन में संघर्ष द्वंद के सहारे हम लोग उसे पार करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह से सैनिक के प्रति भी वही जागरूक भाव यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, तुम्हारा रास्ता भी रोकेगी, पर तुम उन रास्तों पर रुकोगे नहीं और तुम अपने दृढ़ भाव से आगे बढ़ते चले जाओगे। इसी से तुम्हारे यश या संसार में तुम्हारा नाम बढ़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब स्थितियां परिस्थितियां हमारे समक्ष खड़ी हुई दिखाई देती है और हम उनसे एकदम थकते हुए दिखाई देते हैं, तो हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अर्थहीनता, निराशा का भाव जन्म लेती हुई दिखाई देती है। पर अगर हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी एक दृढ़ निश्चय है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है और हम उस लक्ष्य में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उन सबको पार कर लेते हैं, तब जाके हमें वह उपलब्धि, वह सफलता मिलती है। तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, और उस आनंद और उस सफलता से हमारे जो व्यक्तित्व का जो एक तरह से रूप निखरता हुआ दिखाई देता है, उसका एक अलग ही महत्व यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। तुम अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना। इसी मार्ग पर चलने से तुम्हारी गाथा, जो तुम्हारी जो कथाएं हैं, वे देश में एक तरह से गाथा बनकर सुनाई दी जाएंगी। तुम इस भारत के वीर हो, शूरवीर हो, साहसी हो, तुम्हें शत्रुओं की सेना से अग्नि के समान लड़ना होगा। यानी कि तुम अगर शांत हो जाओगे, तुम शीतल हो जाओगे, तो तुम पर हर कोई काबू कर लेगा। पर तुम अपने मन की, अपनी देह की अग्नि को जलाकर शत्रुओं का सामना करोगे, तो उनके जो एक तरह से उनकी जो सोच है, उनकी जो करने की इच्छा है, वह उसमें विराम लगता हुआ दिखाई देगा। यानी कि तुम जब लड़ने के लिए सशक्त भाव से खड़े रहोगे, तो सामने वाला भी तुम्हारे बल को वहां पर पहचानेगा, जिससे शत्रुओं का विनाश हो जाएगा और तुम वीर कहलाओगे, वीर होगे। अपने मार्ग को इसी वीरता से हर बाधा को दूर करते जाओ। क्योंकि जीवन और सैनिक दोनों एक तरह से हम देखते हैं समान रूपी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। जीवन में भी अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियां हमारे समक्ष अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हुए दिखाई देती है, पर जब हम लड़ते हैं तो वह बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। अगर हम उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं तो वह हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। और अगर सैनिक इन बाधाओं से रुककर, टूटकर अपने मार्ग में, हम कहें कि विपरीत दिशा की और अक्सर होता हुआ दिखाई देता है, तो वह जीवन में अनेक समस्याओं को वहां पर जन्म लेते हुए दिखाई देता है। तो हमें जीवन में हर एक प्रकार की बाधाओं को दूर करना है, अपनी वीरता के सहारे आगे बढ़ते चलो। हम सब तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। अगले उसमें बताया है बेटा कि किस तरह से इसमें विशेष भाव है। कवि ने देश के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण और संवेदनशीलता के भाव को प्रकट कर सामाजिक चेतना का आधार प्रस्तुत किया है। भाषा तत्सम युक्त भाषा का प्रयोग गीत के माध्यम से एक तरह से प्रस्तुत किया है। गीत के माध्यम से हम देखते हैं कि ओजपूर्ण रूप को भी प्रस्तुत किया है। इसमें अलंकार में
पुनरुक्ति और व्यत्या अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो जय शंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक प्रकार की विसंगतियों, अवसादों, अलगावों को दूर कर जीवन में अनेक प्रकार की सफलता का रूप स्वरूप अपनी रचनाओं में बिखेरा है। धन्यवाद।